हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड यूनियन स्टेट रिलेशंस, यानी संघ और राज्यों के संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे इंडिया का जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो क्या है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ क्वासी फेडरल। फेडरल का मतलब होता है जहां पर पावर शेयरिंग होती है, संघवाद जिसे हम कहते हैं, ओके, जिसमें लोकल अथॉरिटीज को पावर बांट दी जाती है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। क्वासी का मतलब होता है कि अर्ध संघीय ढांचा कहा जाता है। अर्ध संघीय भारत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सारी पावर सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, तो कभी कभी हम एज अ सेंट्रली, दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय कहा गया है। यूनिटरी विथ फेडरल फीचर्स, हमारे यहाँ पर जो यूनिटरी सिस्टम भी है और फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ यूनिक मॉडल, और हमारा जो भारतीय संविधान है वो अपने आप में एक यूनिक मॉडल को एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि ऐसा यूनिक मॉडल जो फेडरलिज्म को भी बहुत अलग तरीके से देखता है। दैट बैलेंस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी विथ स्टेट ऑटोनॉमी, जहां पर सभी भारत के सभी स्टेट के पास क्या है, सिंगल ऑटोनॉमी है, सब स्टेट अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सेंटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सेंटर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हम देख सकते हैं सेंटर को भी। द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो संबंध होता है सेंटर यानी यूनियन और स्टेट के बीच में, वो डिफाइंड होता है हमारे जो संविधान के प्रोविजंस हैं, जो हमें दिए गए हैं, जो जुडिशरी इंटरप्रिटेशंस करती है, व्याख्याएं करती है, और प्रैक्टिकल गवर्नेंस डायनेमिक्स जो हम देखते हैं शासन के आज के प्रैक्टिकल्स में कैसे, उससे उनके रिलेशनशिप्स का पता चलता है। इस डिटेल्ड स्टडी के अंदर हम कवर करेंगे नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, फीचर्स, उसकी हिस्टोरिक एवोल्यूशन, कैसे उसका विकास हुआ है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं यूनियन स्टेट के, और चैलेंजेस देखेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है। सबसे पहले बात करते हैं फेडरलिज्म के नेचर की, क्या होता है, संघवाद की प्रकृति क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शासन का एक ऐसा सिस्टम है वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स। यूनिट्स के अंदर क्या क्या आ जाती हैं आपकी, ये देखिए, स्टेट और प्रोविंस जो प्रांत होते हैं, और स्टेट यानी जो राज्य होते हैं। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस में वैसे राज्य को क्या कहते हैं, कंट्री कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी इस स्टेट का मतलब है जैसे कि बिहार, जो हमारे स्टेट है बाकी के, वो है यहाँ पर उसका मतलब, ओके। तो यही कहता है फेडरलिज्म, यही कहता है कि ऐसी गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम पावर दी जाती है, डिवाइड, उसकी जितनी भी शक्तियां उसको डिवाइड कर दो। सेंट्रल अथॉरिटी जिसमें संघ में, केंद्र में, जहां दिल्ली में सारी गवर्नमेंट रहती है, एक तो संघ केंद्र गवर्नमेंट, और रीजनल यूनिट्स, ओके। हाउएवर इंडियन फेडरलिज्म डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल फेडरलिज्म लाइक यूएसए। इंडिया का जो संघवाद है ना, वो यूएसए के संघवाद से बहुत अलग है, फेडरलिज्म से अलग है, बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्योंकि इंडिया की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड है, हर चीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, इसीलिए थोड़ा अलग है। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म देखते हैं। अब भारतीय संघवाद के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट की बात, दोहरी सरकार है यहाँ पर, हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट की बात होती है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, एस्टेब्लिश्ड, जिसमें जहाँ पर स्थापित होता है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी 2 प्रकार के गवर्नमेंट यानी सरकारें हैं। पहली है केंद्र सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट सरकार, राज्य सरकार जिसे कहा जाता है, ठीक है। अनलाइक द यूएसए, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, वेयर द फेडरेशन वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट, वहां पर संघवाद किसके द्वारा स्थापित होता है, स्टेट्स, राज्यों के द्वारा, ओके। इंडियन फेडरलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ अ यूनिफिकेशन प्रोसेस, और भारतीय जो संघवाद है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, यूनिफिकेशन प्रोसेस जब होता है, एकत्रीकरण वाली जो प्रक्रिया की गई थी, जिसमें सभी राज्यों को एकत्र किया गया था, यूनिफाइड किया गया था, जोड़ा गया था, उसका परिणाम है, ओके। डिवीजन ऑफ पावर्स जो कि शेड्यूल 7 में दी गई है, जिसमें पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। शेड्यूल 7 क्या कहती है, जो पावर्स हैं वो 3 लिस्ट में डिवाइड हैं, 7 शेड्यूल में है।
पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सब्जेक्ट लिखने पड़े तो हम क्या लिखेंगे? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी। ये ऐसे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसीलिए इन्हें केंद्र सरकार गवर्न करती है। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इंक्लूड लाइक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट आती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, इन्वायरमेंट एंड मैरिजेस। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यूनियन और स्टेट मिलके लॉज बना सकती हैं। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो यूनियन लॉ प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ। ये आर्टिकल 244 कहता है कि कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो कौन सबसे इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करेगी? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन लॉज जितने भी बनाए जाएंगे वो किसके ऊपर प्रिवेल करेगी? स्टेट पे, क्योंकि यहाँ पे यूनियन स्ट्रांग है। स्ट्रांग सेंटर की हमारे यहाँ फीचर दी गई है, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है। संघवाद जो है वो केंद्रीकृत है, थोड़ा हमारे यहाँ स्ट्रांग किया गया है, सेंटर को और मजबूत बनाया गया है। अनलाइक क्लासिकल फेडरलिज्म जो पहले यूएसए वगैरह में है, वहाँ पे ना सब कुछ बराबर, बट हमारे यहाँ स्टेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया गया है, वेयर बोथ लेवल्स आर इक्वल। तो क्लासिकल फेडरलिज्म जो पारंपरिक तौर पे ट्रेडिशनल जो फेडरलिज्म था, संघवाद था, जिसे यूएसए फॉलो करता है, वहां पर क्या है? बोथ लेवल, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, सब बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रांग है। लाइक इंडियन फेडरलिज्म गिव्स ग्रेटर पावर टू यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी गई है। इसकी बात करते हैं आर्टिकल 249, 250, 256 एंड 365। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस में ये तीनों इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आर्टिकल हैं। अलाउ द यूनियन, ये केंद्र सरकार को ऐसी परमिशन देते हैं टू टेक कंट्रोल ओवर द स्टेट की ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में वो स्टेट पर अपना पूरा प्राधिकार जमा सकती हैं, रख सकती हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ पर जो फेडरलिज्म का फीचर है, जब भी आपसे फेडरलिज्म का फीचर पूछा जाएगा आप ये सब पॉइंट मेंशन करेंगे। इंडिया हैज वन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक ही संविधान है, सभी को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फॉर बोथ द यूनियन एंड स्टेट, ये नहीं है कि सेंटर का कुछ अलग हमारे यहाँ है, स्टेट को कुछ और रूल्स फॉलो करने, सबको एक ही रूल फॉलो करने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। यूएसए में क्या है? वेयर सिटीजन्स होल्ड डुअल सिटीजनशिप, वहाँ पे ना सिटीजनशिप भी अलग अलग दी गई है, सभी को दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है। आप भारत के किसी भी राज्य में जाइए, आपको एक ही नागरिकता, बस ये कि आप इंडियन हो वो दिखाना है। ठीक है, आर्टिकल 5 इस चीज़ की बात करता है। ओके, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन फेडरलिज्म की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो संघवाद है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसे कहते हैं ना लचीलापन है। द पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ऐसे अधिकार है कि वो बाउंड्रीज, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। अनलाइक द यूएसए वेयर द स्टेट मस्ट कंस्टेंट। देखिए, जैसे कि यूएसए के अंदर आपके 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, 50 स्टेट्स में से आप किसी की बाउंड्री नहीं चेंज कर सके। जैसे यूएसए के स्टेट्स हैं ना, वॉशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, नवेडा, आइडाहो, बहुत सारे हैं ऐसे 50 हैं, तो उनकी बाउंड्रीज चेंज नहीं की जा सकती, वो 50 के 50 एकदम स्थिर रहेंगे। लेकिन इंडिया में आप झारखंड, अगर झारखंड की बाउंड्री ये है और बिहार की ये है, तो आप बिहार को इतनी बाउंड्री दे सकते हो, झारखंड को इतनी, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। यूनिटरी फीचर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, हमारे यहाँ ना पूरी सरकार यूनिटरी हो जाती है, सारी सत्ता केंद्र में चली जाती है जब इमरजेंसी लगती है। तो द यूनियन एज्यूम्स, वहाँ पर यूनियन जो है, केंद्र सरकार कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है सारे स्टेट्स पर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल ये याद रखने हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई है। ऑल इंडियन सर्विसेज एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सभी की जुडिशरी भी सेम है और सर्विसेज भी। इंडिया एज अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम, इंडिया के पास सिंगल एक ही जुडिशियल सिस्टम है। और यूएसए के अंदर वेयर फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स अलग अलग अपने अपने तरीके से ऑपरेट होती है, जहाँ पर स्टेट कोर्ट्स और फेडरल कोर्ट्स अलग अलग होती हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहाँ है, जैसे IAS, IPS, IFS क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ये तीनों जॉब्स और जो सेंटर्स की जॉब है वो सभी को, पूरे कंट्री को यूनाइट करके रखने में काम आती हैं, यूजफुल है, यूनियन और स्टेट को बनाए रखती हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ गवर्नर
कि जो गवर्नर है उसका क्या रोल होता है, सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लाइक द गवर्नर, आर्टिकल 153 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एंड एक्ट्स द यूनियंस एजेंट, और वो यूनियन का एक एजेंट के रूप में स्टेट के लिए काम करता है। ठीक है, होता तो वो प्रसाद पर्यंत प्रेसिडेंट के ही है, लेकिन यूनियन के एक एजेंट के रूप में काम करता है गवर्नर। ओके, तो ये लीडिंग टू द टेंशंस इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, और अगर यूनियन स्टेट रिलेशन कुछ टेंशन है तो वो इस चीज़ को बताता है। यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया, कैसा हमारे यहाँ रिलेशन देखने को मिलता है संघ और राज्यों का। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, 3 अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन, जैसे वैधानिक हमारे जो क्या रिलेशंस है, क्या संबंध है, ठीक है, विच इज बेसिकली लॉ से रिलेटेड क्या है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे यहाँ क्या आते हैं, जिसके अंदर हम प्रशासनिक रिलेशंस की बात करते हैं। फिर हमारे पैसों से रिलेटेड और फाइनेंशियल, आर्थिक रिलेशंस क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करते हैं, जिसके आर्टिकल हैं 245 से 255 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 245 से 255 ये 10 आर्टिकल्स में हम बात करेंगे हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। आर्टिकल 245 क्या बात करता है, वो कहता है, जो आर्टिकल 245 है ना, वो कहते हैं कि जो संसद है वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए लॉ बनाएगी, और जो स्टेट लेजिस्लेट है फॉर देयर टेरिटरीज, वो अपने जो क्षेत्र हैं उनके लिए बनाएगी लॉज। ओके, 246 क्या कहता है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा होगा यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसको जो सब्जेक्ट मिले हैं वो उस पर लॉज बनाएंगे। आर्टिकल 249 कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, जो पार्लियामेंट है वो ऐसे स्टेट लिस्ट पर भी लॉज बना सकती है इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा ने कुछ रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया है विद 2/3 मेजॉरिटी, तभी पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर टच कर सकती है, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल 250 कहता है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट, यानी पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट्स पर कब बना सकती है लॉ, नेशनल इमरजेंसी अगर आ गई तब पार्लियामेंट के पास ये राइट है, विदाउट मेजॉरिटी वाला। ओके, आर्टिकल 252 कहता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज और लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑन देयर रिक्वेस्ट, अगर 2 स्टेट्स में कोई कन्फ्लिक्ट है और 2 रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट कि हमारे लिए लॉ बनाई जाए या फिर कुछ ऐसा, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। आर्टिकल 253 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगी। इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, यानी क्रियान्वयन करने की इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, तब पार्लियामेंट बनाएगी। कन्फ्लिक्ट देख लेते हैं कि क्या रिलेशंस के अंदर लॉ बनाने के मामले में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। आर्टिकल 256 में कहा गया है स्टेट मस्ट कंप्लाई विद यूनियन लॉज, स्टेट को जाना होगा, कंप्लाई करना होगा जो यूनियन लॉज बनाएगी। द यूनियन कैन टेक एक्शन इफ दे फेल, और अगर स्टेट ऐसा नहीं करती है तो यूनियन एक्शन ले सकती है। तो ये कन्फ्लिक्ट हुआ ना, कि मान लीजिए कोई यूनियन ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो स्टेट नहीं मानती है, तो फिर उस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके, फिर है आर्टिकल 257 जिसमें कहा गया है स्टेट मस्ट फॉलो द यूनियन डायरेक्शन, कि जितने भी राज्य हैं जैसा जैसा संघ कहेगी उनके निर्देशनों का पालन करना पड़ेगा। कुछ सर्टेन केसेस हैं उसमें, स्पेशली नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जब राष्ट्रीय हित में तो बात माननी पड़ेगी सभी स्टेट को यूनियन की। आर्टिकल 254 कहता है इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट, किसी भी मतभेद के अंदर स्टेट यूनियन लॉज, यूनियन लॉ प्रिवेल, कौन सा लॉ माना जाएगा, जो संघ ने, जो केंद्र सरकार ने बनाया है वही। तो ये थे हमारे लेजिस्लेटिव कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या हैं, आर्टिकल 256 से 263 के अंदर। इसके अंदर होता है प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं। तो द एग्जीक्यूटिव पावर, जो कार्यपालिका रिलेटेड शक्तियां हैं ऑफ स्टेट्स, यानी किसी भी राज्य की, मस्ट कंप्लाई विद यूनियन लॉज, बिल्कुल जाएगी यूनियन लॉज के साथ जाएगी। आर्टिकल 256 कहता है ये
इंटरफेरेंस बाय द सेंटर, इंटरफेयर कर सकता है सेंटर। इन आर्टिकल 257 द यूनियन कैन डायरेक्ट स्टेट्स इन मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। वही बात है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात आने पर यूनियन इंटरफेयर कर सकता है। सेम आर्टिकल है। आर्टिकल 258 कहता है द यूनियन कैन डेलीगेट्स इट्स पावर, अपनी पावर को बांट सकता है, नीचे की तरफ डेलीगेट कर सकता है। कैसे? इट्स पावर टू स्टेट्स, स्टेट्स को कर सकता है, बट स्टेट्स कैन नॉट डू द सेम टू द सेंटर। लेकिन स्टेट ये नहीं कर सकते कि वो अपनी पावर को सेंटर को दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। यूनियन कैन डेलीगेट। कंट्रोल ऑफ यूनियन देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करता है यूनियन, यानी केंद्र राज्यों पर कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सबसे तरीका है, क्योंकि वो अपना एक गवर्नर तो एक एजेंट है सेंटर का, तो सेंटर जो है भेजता है गवर्नर को। आर्टिकल 155 के तहत द प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नमेंट, अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नर को, जो कैसे काम करता है, सेंटर का एजेंट बनकर काम करता है। प्रेसिडेंट्स रूल्स लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत, जो स्टेट इमरजेंसी होती है। इसके अंदर द यूनियन कैन डिसॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है इफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स, अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तब। ओके। ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, IFS, लाइक ऑफिसर्स सर्विंग द स्टेट एंड रिक्रूटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सर्व करते हैं स्टेट्स को, रिक्रूट होते हैं और कंट्रोल्ड करते हैं। ओके। फिर है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 263, जिसमें इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है, सेटअप फॉर द कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में समन्वय सहयोग की भावना बनी रहे। तो इसलिए ये चीज़ जो है, ये सब सेंटर जो है ना कंट्रोल करने के ये सब साधन, वी कैन से दैट। टेंशन्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में क्या क्या टेंशन्स देखने को मिलती है प्रशासनिक मुद्दों पर। फ्रिक्वेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 का बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज देखने को मिलता है। राष्ट्रपति शासन जब मन किया कि सेंटर तो नहीं लगा सकता, तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऐसे हमें देखने को मिलता है। बहुत बार सेंटर गवर्नमेंट अपनी पावर को शो करने के लिए, अपने हितों को सार्थक बनाने के लिए ऐसा करती है। रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स इज सर्टेन क्रिएट्स फिक्शन, जो गवर्नर का रोल है वो स्टेट में फिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि गवर्नर तो सेंटर का एजेंट है, तो वो तो वही करेगा जो सेंटर कहेगा, तो ये टेंशन है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर की एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स वीकेंस स्टेट कम्युनिटी, और इसी कारण जो है ना, जो राज्यों की स्वायत्तता है वो एक तरह से वीक होती जा रही है। ओके। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, आर्टिकल 268 से 293 के बीच में। तो आर्टिकल 268 से 269 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ऐसे करों को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और आर्टिकल 270 गुड सर्विस टैक्स, जो GST है, रेवेन्यू आर शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन और स्टेट में शेयर होगा वो रेवेन्यू जो मिलेगा। आर्टिकल 275 कहता है ग्रांट्स इन एड एंड प्रोवाइड टू सर्टेन स्टेट्स। ग्रांट्स इन एड, एड का मतलब होता है सहायता और हेल्प। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है यानी कि यूनियन कैन गिव फाइनेंशियल ग्रांट्स, पैसों से रिलेटेड मनी हेल्प दे सकती है स्टेट्स को जो एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड रखते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। तो ये जो ग्रांट्स होती है ना, ये कैन बी गिवन टू स्टेट्स विच नीड हेल्प रन प्रॉपरली, अपने आप को अच्छे से चलाने के लिए जिन स्टेट्स को ज़रूरत पड़ती है उन्हें ऐसे स्केड्यूल एरियाज, स्केड्यूल ट्राइब्स वाले क्षेत्रों को दी जाती है। पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है कि कितनी मनी किस कंडीशन में किस स्टेट को दी जाएगी, कितनी ग्रांट कितनी दी जाएगी फाइनेंशियल हेल्प। तो दिस ग्रांट और इस टाइप की जो हेल्प होती है डेवलपमेंट और इक्वालिटी का काम करती है, और कम से कम जो डेवलप्ड रीजन है उसको और आगे बढ़ाने का इसका पर्पस होता है सभी स्टेट को मिले। लेकिन ऐसा नॉर्मली देखा जाता है, जिस हम कहते हैं ना 2 डबल इंजन की सरकार, तो उन राज्यों में जहाँ केंद्र की सरकार सेम सरकार है तो उन्हें ज़्यादा मिलता है और बाकी ऐसा है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं ये। ओके। 280 कहता है आर्टिकल द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही डिसाइड करता है। ओके। इश्यूज इन फाइनेंशियल रिलेशंस देखते हैं। हायर टैक्स कलेक्शन बाय द यूनियन लीड्स फिस्कल डिपेंडेंसी ऑन स्टेट्स।
हाई टैक्स कलेक्ट किया जाता है, यूनियन हाई टैक्स लेता है। ये चीज़ क्या जो मतलब आप जो है स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फिस्कल यानी पैसों से रिलेटेड डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आपकी। डिलेज इन जीएसटी कंपनसेशंस क्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन स्टेट, और जो जीएसटी में डिले होता है कंपनसेशन देने में, ये स्टेट्स पे स्ट्रेस क्रिएट कर देता है फाइनेंशियली। और डिसपैरिटीज इन फाइनेंशियल अलोकेशंस, कोई रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, उसमें डिसपैरिटीज़ देखने को मिलती है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा अच्छे पैसे दिए जाते हैं, कुछ को कम। इससे क्या है, विविधताएं आ जाती है, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है बिटवीन स्टेट और सेंटर्स के अंदर। नाउ हम देखते हैं चैलेंजेस इन यूनियन स्टेट रिलेशंस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन, कि आज केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है, तो मिसयूज हो रहा है आर्टिकल 356 का, प्रेसिडेंट रूल का। इसे टू रिमूव द अपोजिशन लेड, जैसे कि कोई अपोजिशन की सरकार है उसके लिए ये एक तरह से मिसयूज होता है वहाँ पर। इंटरफेरेंस थ्रू गवर्नर्स, गवर्नर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, एक्ट इन फेवर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के वो लोग फेवर में रहते हैं। फाइनेंशियल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, स्टेट्स लैक्स एडिक्वेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनके पास जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसकी सत्ता नहीं होती है, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं वो यूनियन के ग्रांट्स पर डिपेंड होते हैं। इश्यूज विद जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशंस आते रहते हैं टैक्सेस के, ये क्रिएट करता है कन्फ्लिक्ट्स को। अब हम देखते हैं डिस्प्यूट्स ओवर स्टेट राइट्स, क्या क्या डिस्प्यूट होते हैं राइट्स पर। तो डिमांड फॉर अ ग्रेटर ऑटोनॉमी बाय स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना, ये सब क्या है, बहुत अपने राइट्स को और डिमांड कर रहे हैं कि हमें फुल स्वायत्तता दीजिए, हम अपने आप में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, हमें फ्रीडम दीजिए। तो ये ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है कि एक ही स्टेट के अंदर, यानी कि जो स्टेट है उसमें ही वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है कंट्रीज़ में। कावेरी, कृष्णा, सतलज, यमुना, इनका वाटर डिस्प्यूट है। और इमरजेंसी ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म, इमर्जिंग ट्रेंड क्या क्या है फेडरलिज्म के, जिसमें राइज ऑफ कॉलिएशन पॉलिटिक्स, जो आज कॉलिएशन की गवर्नमेंट होती है गठबंधन की, वो वीक करती है सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन स्ट्रेंथनिंग स्टेट्स, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होता है, व्याख्या करती है जुडिशरी, वो स्टेट को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। केसेस लाइक एसआर बॉम्बे 1994 रिस्ट्रिक्टेड मिसयूज ऑफ 356 को आप मिसयूज मत करो, ये केस कहता है। तो इससे क्या स्ट्रांग हुआ, स्टेट स्ट्रांग हुआ। रीजनल पार्टीज स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, जो रीजनल पार्टीज होती हैं एक क्षेत्र की, वो मजबूती प्रदान करती है फेडरलिज्म को, पावर शेयरिंग को। स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स आर चैलेंजिंग यूनियन डोमिनेंस, जो इम्पॉर्टेंट, जो एक क्षेत्र के किसी क्षेत्र में मान लीजिए बहुत अच्छा नेता है, तो वो यूनियन के डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, चुनौती देता है। कंक्लूजन पढ़ते हैं, इंडियन का फेडरलिज्म बहुत यूनिक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर बाइस है, स्टेट ऑटोनॉमी के लिए मेंटेन है, लीगली फेडरल है, ऑपरेशनल इन नेचर एंड यूनिटरी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी में हो जाता है। इंडियन फेडरलिज्म डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, सहयोगी संघवाद, मिलके काम करना, इंश्योरिंग फाइनेंशियल फेयरनेस, रिजॉल्विंग रीजनल डिस्प्यूट्स को खत्म करना, डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं, और ये भारत की जो नेशनल यूनिटी है रीजनल डाइवर्सिटी में बनाए रखते हैं स्टेट ऑटोनॉमी, और यही रिलेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।